नमस्कार और स्वागत है इस विशेष सत्र में जहां हम कुछ अहम स्रोतों का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। आज का विषय है भारत की आर्थिक यात्रा, खासतौर पर 1950 से 1990 के बीच का वो महत्वपूर्ण दौर। सोचिए जरा, 1947 भारत आज़ाद हुआ। 200 साल की ब्रिटिश हुकूमत के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती थी राष्ट्र निर्माण की। और सबसे बड़ा सवाल, देश के लिए कौन सी आर्थिक प्रणाली सही रहेगी। एक ऐसी व्यवस्था जो कुछ लोगों की नहीं बल्कि सबकी भलाई करे। जानकारी यही बताती है कि उस वक्त के नेता, खासकर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने समाजवाद और पूंजीवाद के चरम रास्तों के बीच कुछ चुना। समाजवाद उन्हें पसंद था, पर वो सोवियत संघ जैसा मॉडल नहीं चाहते थे जहां सारी संपत्ति सरकार की हो। भारत जैसे लोकतंत्र में निजी संपत्ति का सम्मान भी जरूरी था, तो उन्होंने एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया। यानी एक मजबूत सरकारी क्षेत्र हो लेकिन निजी संपत्ति और लोकतंत्र भी बना रहे। इसी सोच के तहत 1950 में योजना आयोग बना और फिर पंचवर्षीय योजनाओं का वो पूरा युग शुरू हुआ। तो चलिए आज इसी दौर की नीतियों, उनके लक्ष्यों और नतीजों पर विस्तार से बात करते हैं। बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय भारत के सामने वो 3 बुनियादी आर्थिक सवाल थे। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और जो बने उसे बांटे कैसे। अब देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था में तो ये सब बाजार तय करता है। मांग और पूर्ति, जो मुनाफे में बिके वही बनेगा। लेकिन इसमें गरीबों की जरूरतें अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। दूसरी तरफ समाजवादी व्यवस्था में सरकार सब तय करती है, पर फिर व्यक्तिगत इच्छाओं का उतना महत्व नहीं रहता। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक कोशिश थी, कह सकते हैं, कि सरकार और बाजार दोनों मिलकर इन सवालों का जवाब ढूंढे। सरकार वो जरूरी चीजें दे जो बाजार नहीं दे सकता, और बाजार वो बनाए जो वो कुशलता से बना सकता है। अच्छा, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था फिर? लक्ष्य क्या रखे गए? विश्लेषण तो यही दिखाता है कि 4 मुख्य लक्ष्य थे। समृद्धि, जिसे ग्रोथ कहते हैं, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन, आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस, और समानता, इक्विटी। और ये लक्ष्य, जैसा आपने कहा, कभी कभी आपस में टकरा भी सकते थे। जैसे मान लीजिए नई तकनीक लाते हैं आधुनिकीकरण के लिए, तो हो सकता है उससे कुछ लोगों का रोजगार चला जाए, जो समानता के लक्ष्य के थोड़ा खिलाफ हो सकता है। तो योजना बनाने वालों को इनमें एक बहुत मुश्किल संतुलन साधना था। हर योजना में शायद किसी एक लक्ष्य पर ज्यादा जोर रहा हो, पर कोशिश यही रहती थी कि नीतियां चारों लक्ष्यों के एकदम विपरीत न हो। समृद्धि यानी ग्रोथ का मतलब हुआ देश की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ज्यादा सामान, ज्यादा सेवाएं। इसे अक्सर जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी से नापते हैं। स्रोतों में वो केक वाली मिसाल दी है, केक बड़ा होगा तो ज्यादा लोगों में बटेगा। पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य भी यही था कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे, उन्हें एक बेहतर और कह सकते हैं विविध जीवन जीने का मौका मिले। और आधुनिकीकरण वो सिर्फ नई तकनीक जैसे अच्छे बीज या मशीनें लाना ही नहीं था, बल्कि सामाजिक सोच में भी बदलाव लाना था। जैसे ये मानना कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिले और उन्हें घर के साथ साथ बाहर भी, जैसे बैंकों, कारखानों, स्कूलों में काम करने का अवसर मिले। एक आधुनिक समाज अपनी महिला प्रतिभा का भी तो उपयोग करता है और अक्सर ज्यादा समृद्ध होता है। सही बात। आत्मनिर्भरता वाला लक्ष्य भी काफी अहम माना गया था उस वक्त। इसका मतलब था कि जो चीजें भारत खुद बना सकता है उनका आयात कम किया जाए, खासकर अनाज जैसी जरूरी चीजें। आजादी के फौरन बाद ये बहुत जरूरी समझा गया ताकि देश अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर ना रहे। एक डर ये भी था कि अगर हम विदेशी मदद या आयात पर निर्भर रहेंगे तो हमारी नीतियों में भारी दखल बढ़ सकता है, हमारी संप्रभुता कमजोर हो सकती है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। बिल्कुल। और चौथा लक्ष्य, समानता, यानी ये पक्का करना कि आर्थिक विकास का फायदा सिर्फ अमीरों को न मिले बल्कि गरीबों तक भी पहुंचे। हर भारतीय की जो बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, वो पूरी हो, और जो धन का असमान वितरण है वो कम हो। सिर्फ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन या आत्मनिर्भरता काफी नहीं है अगर देश के ज्यादातर लोग गरीबी में जी रहे हों। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इन चारों को एक साथ साधना ये एक बहुत जटिल चुनौती थी। चलिए अब कृषि क्षेत्र पर आते हैं। आजादी के समय हम जानते हैं कृषि की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, न विकास था न समानता। अंग्रेजों के राज में इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया था। तो उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं कि इसे सुधारने के लिए 2 बड़े कदम उठाए गए।
भूमि सुधार और हरित क्रांति। कदम था बिचौलियों का खात्मा, मतलब जमींदार, जागीरदार वगैरह। ये लोग कौन थे? ये सिर्फ किसानों से लगान वसूलते थे। जमीन को बेहतर बनाने में इनका कोई योगदान नहीं था। तो सोच ये थी कि अगर जमीन का मालिकाना हक उस किसान को मिले जो असल में खेती कर रहा है, तो वो उत्पादन बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। उसे लगेगा कि भाई मेहनत का फल मुझे मिलेगा। इस कदम से करीब 200 लाख काश्तकारों को सीधा फायदा हुआ। वो सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गए, जमींदारों के शोषण से बचे। बिल्कुल, मालिकाना हक से प्रोत्साहन तो बढ़ता ही है। और दूसरा कदम था भूमि हदबंदी, यानी ये तय करना कि कोई एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितनी जमीन रख सकता है। मकसद था कि जमीन कुछ ही हाथों में इकट्ठी ना हो जाए और जो अतिरिक्त जमीन निकले उसे भूमिहीनों में बांटा जाए, समानता बढ़ाने के लिए। हाँ, लेकिन इन सुधारों को लागू करने में देखिए काफी चुनौतियां थीं। बड़े जमींदारों ने कानूनों में जो कमियां थीं उनका खूब फायदा उठाया, अदालतों में मामले लटका दिए। और इस देरी का फायदा उठाकर उन्होंने क्या किया, अपनी जमीनें करीबी रिश्तेदारों वगैरह के नाम कर दी ताकि वो हदबंदी कानून की पकड़ में ना आए। कई जगह तो काश्तकारों को ही बेदखल कर दिया और खुद को स्वयं काश्तकार बताकर जमीन बचा ली। और जो सबसे गरीब तबका था, जैसे भूमिहीन मजदूर या बटाईदार, उनको इन सुधारों से कोई खास लाभ नहीं मिल पाया, दुर्भाग्य से। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में ये सुधार ज्यादा सफल रहे। क्यों? क्योंकि वहां की सरकारें जमीन जोतने वाले की वाली नीति को लेकर ज्यादा कह सकते प्रतिबद्ध थीं। बाकी ज्यादातर राज्यों में वो प्रतिबद्धता शायद उतनी नहीं दिखी। और फिर आई 60 के दशक के मध्य में हरित क्रांति। ये क्या थी जिसने भारतीय कृषि का एक तरह से नक्शा ही बदल दिया? उन्नत किस्म के बीजों यानी HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स के इस्तेमाल से। लेकिन इन बीजों को अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए सही मात्रा में उर्वरक, कीटनाशक और हाँ, नियमित पानी की जरूरत थी। इन सब का सही अनुपात जरूरी था। अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि शुरुआत में फायदा सिर्फ अमीर किसानों को और उन राज्यों को मिला होगा जहां सिंचाई अच्छी थी, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। हाँ, बिल्कुल। पहले चरण में जो करीब मध्य 60s से मध्य 70s तक चला, ऐसा ही हुआ। HYV बीज ज्यादातर गेहूं उगाने वाले इलाकों तक ही सीमित रहे और फायदा उन्हीं किसानों को मिला जिनके पास पैसा था, संसाधन थे। लेकिन फिर दूसरे चरण में यानी मध्य 70s से मध्य 80s तक ये तकनीक ज्यादा राज्यों तक फैली और चावल के साथ साथ दूसरी फसलों को भी इसका फायदा मिला। और नतीजा ये हुआ कि भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। हमें अमेरिका जैसे देशों से अनाज मांगने की जरूरत नहीं रही। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी वाकई। इससे अनाज की कीमतें भी कम हुई होंगी। हाँ, कीमतें कम हुई, जिससे आम लोगों को, खासकर गरीबों को फायदा हुआ, क्योंकि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने पर ही खर्च करते हैं। और सरकार भी बफर स्टॉक बना सकी जिसे अकाल या कमी के समय इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन छोटे किसानों का क्या हुआ? एक डर ये भी था कि कहीं वो इस क्रांति में पीछे ना छूट जाएं। हाँ, शुरुआत में ये डर बिल्कुल था कि भाई ये हाईवी तकनीक अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और चौड़ा कर देगी, क्योंकि महंगे बीज, खाद, कीटनाशक खरीदना छोटे किसानों के बस की बात शायद नहीं थी। और ये भी डर था कि हाईवी फसलें कीड़ों के हमले के प्रति ज्यादा संवेदनशील थीं। एक ही हमले में छोटा किसान तो बर्बाद हो सकता था। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाए। छोटे किसानों को कम ब्याज दर पर कर्ज दिया गया ताकि वो जरूरी सामान खरीद सकें। उर्वरकों पर सब्सिडी दी गई और सरकारी शोध संस्थानों ने भी कीड़ों के हमले का खतरा कम करने में मदद की। इन सब उपायों की वजह से धीरे धीरे छोटे किसान भी इस तकनीक का फायदा उठाने लगे और छोटे खेतों पर भी बड़े खेतों जितनी ही पैदावार होने लगी। तो कह सकते हैं कि हरित क्रांति का लाभ छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों को मिला। अच्छा, लेकिन सब्सिडी पर तो आज भी बहस होती है ना? हाँ, कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई जब तकनीक कामयाब हो गई, किसानों से अपनाने लगे, तो सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर देनी चाहिए थी। उनका तर्क है कि ये सरकारी खजाने पर बोझ है और इसका बड़ा फायदा खाद बनाने वाली कंपनियों और अमीर किसानों को मिलता है, गरीब किसानों को उतना नहीं। हाँ, ये एक पक्ष है। वहीं दूसरे अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत में खेती आज भी एक जोखिम भरा काम है। ज्यादातर किसान गरीब हैं, वो बिना सब्सिडी के महंगी खाद और दूसरी जरूरी चीजें नहीं खरीद सकते।
अगर सब्सिडी हटा दी तो अमीर और गरीब किसानों के बीच असमानता और बढ़ेगी, जो हमारे समानता के लक्ष्य के खिलाफ होगा। उनका तर्क है कि अगर सब्सिडी गलत लोगों तक पहुंच रही है तो नीति को खत्म मत करो, उसे सुधारो। ऐसा सिस्टम बनाओ कि फायदा सिर्फ गरीब और जरूरतमंद किसानों तक ही पहुंचे। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सब्सिडी का वो सही संतुलन क्या हो। ये एक बड़ा सवाल है। एक और थोड़ी अजीब सी बात जो सामने आती है कि कृषि में इतनी तरक्की हुई, फिर भी 1990 तक देश की लगभग 65% आबादी खेती में ही लगी रही, जबकि जीडीपी में कृषि का हिस्सा काफी कम हो गया था। 1950 में ये करीब 67.5% था, 1990 में भी 64.9% पर ही अटका रहा। ऐसा क्यों? इसका सीधा सा कारण ये है, देखिए, कि जो हमारा उद्योग और सेवा क्षेत्र था वो कृषि से निकलने वाले अतिरिक्त लोगों को पर्याप्त रोजगार नहीं दे पाया है। मतलब कृषि की उत्पादकता तो बढ़ गई, कम लोगों से भी उतना ही या ज्यादा उत्पादन हो सकता था, लेकिन जो लोग कृषि से बाहर निकल सकते थे उनके लिए दूसरे सेक्टर्स में उतनी नौकरियां पैदा ही नहीं हुई। इसे 1950-1990 की विकास नीतियों की एक बड़ी नाकामी माना जाता है। सही। कृषि के बाद फिर जोर दिया गया उद्योग पर। माना गया कि औद्योगिक विकास से ही स्थायी रोजगार मिलेगा, देश आधुनिक बनेगा, समृद्धि आएगी और कृषि पर निर्भरता कम होगी। बिल्कुल। आजादी के समय भारत में उद्योग बहुत ही सीमित थे, ज्यादातर सूती कपड़ा और जूट उद्योग। जमशेदपुर और कोलकाता में 2 ठीक-ठाक चलने वाले लोहे और इस्पात के कारखाने थे टाटा के, बस। लेकिन देश के विकास के लिए जरूरी था कि औद्योगिक आधार को बढ़ाया जाए, उसमें विविधता लाई जाए। तो यहाँ भी वही बड़ा सवाल था, सरकार की भूमिका क्या हो और निजी क्षेत्र क्या करें? देखिए, उस समय जो भारतीय उद्योगपति थे उनके पास इतने बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए न तो उतनी पूंजी थी, न ही बाजार इतना बड़ा था कि उन्हें इतना भारी निवेश करने का कोई इंसेंटिव मिले। और साथ ही भारत ने समाजवादी रास्ता चुना था, जिसका मतलब था कि अर्थव्यवस्था के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिन्हें कमांडिंग हाइट्स कहा गया, उन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। अच्छा, इसी सोच के तहत फिर वो 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प आई, आईपीआर 1956। हाँ बिल्कुल, इसने उद्योगों को 3 श्रेणियों में बांटा। पहली श्रेणी में वो उद्योग थे जो पूरी तरह सरकारी नियंत्रण में रहेंगे। दूसरी श्रेणी में वो थे जिनमें निजी क्षेत्र भी आ सकता था, लेकिन नई इकाइयां शुरू करने की मुख्य जिम्मेदारी सरकार की होगी। और तीसरी श्रेणी में बाकी बचे उद्योग थे जो निजी क्षेत्र के लिए छोड़े गए थे। लेकिन निजी क्षेत्र पर भी तो काफी नियंत्रण रखा गया था, वो लाइसेंस प्रणाली, जिसे लाइसेंस राज कहते हैं। हाँ, बहुत कड़ा नियंत्रण था। कोई भी नया उद्योग लगाना हो या मौजूदा उद्योग का उत्पादन बढ़ाना हो या कोई नई तरह की चीज बनानी हो, हर चीज के लिए सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी था। इस नीति का एक उद्देश्य ये भी था कि पिछड़े इलाकों में उद्योग लगाने को प्रोत्साहन मिले। अगर कोई पिछड़े इलाके में फैक्ट्री लगाता तो उसे लाइसेंस आसानी से मिलता था। साथ में टैक्स में छूट, सस्ती बिजली जैसी रियायतें भी दी जाती थीं, ताकि क्षेत्रीय समानता बढ़े। और छोटे उद्योगों के लिए क्या था? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई? हाँ, उन पर भी ध्यान दिया गया। 1955 में एक समिति बनी थी, ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे करवे समिति भी कहते हैं। उसने ग्रामीण विकास में छोटे उद्योगों की भूमिका को पहचाना। माना गया कि ये उद्योग बड़े उद्योगों के मुकाबले ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं, क्योंकि ये श्रम प्रधान होते हैं, लेबर इंटेंसिव। तो उन्हें बड़े उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए कई उत्पाद सिर्फ छोटे उद्योगों के लिए ही आरक्षित कर दिए गए कि ये चीजें सिर्फ एसएसआई ही बनाएंगी। और उन्हें कम एक्साइज ड्यूटी और कम ब्याज दर पर बैंक लोन जैसी रियायतें भी दी गईं। समझ गया। और व्यापार नीति, उसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ये क्या था? बिल्कुल, ये एक तरह से अंदर की ओर देखने वाली व्यापार रणनीति थी, इनवर्ड लुकिंग। लक्ष्य ये था कि जिन चीज़ों का हम बाहर से आयात करते हैं, जैसे गाड़ियाँ या मशीनें, उनका उत्पादन देश के अंदर ही किया जाए। यानी आयातित वस्तुओं को घरेलू उत्पादन से रिप्लेस करना, प्रतिस्थापित करना। इसके लिए सरकार ने क्या किया? आयात पर भारी टैक्स लगाए, जिन्हें टैरिफ कहते हैं, और ये भी सीमित कर दिया कि किस चीज़ का कितना आयात हो सकता है, इसे कोटा कहते हैं। सोच ये थी कि इससे हमारे घरेलू उद्योगों को विदेशी कंपटीशन से सुरक्षा मिलेगी और वो धीरे धीरे इतने मजबूत हो जाएंगे कि खुद मुकाबला कर सके।
निर्यात बढ़ाने पर उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो कुल मिलाकर 1950 से 1990 तक के इस दौर में औद्योगिक क्षेत्र में क्या हासिल हुआ, इसका मूल्यांकन कैसे करें? क्या उपलब्धियां रहीं, क्या कमियां? देखिए, उपलब्धियां तो थीं और काफी प्रभावशाली थीं। जीडीपी में उद्योग का हिस्सा 1950-51 में जो करीब 13% था, वो 1990-91 तक बढ़कर 24.6% हो गया। ये एक अहम सूचक है। इस दौरान औद्योगिक क्षेत्र की करीब 6% सालाना वृद्धि दर भी काफी अच्छी मानी जाती है। भारतीय उद्योग अब सिर्फ कपड़े और जूट तक सीमित नहीं रहे, उनमें काफी विविधता आई और इसका बड़ा श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र यानी सरकारी कंपनियों को जाता है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने से उन लोगों को भी उद्यमी बनने का मौका मिला जिनके पास बड़ी फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी नहीं थी। और हाँ, विदेशी प्रतिस्पर्धा से जो सुरक्षा मिली, उसके कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल जैसे हमारे अपने उद्योग विकसित हो पाए, जो शायद खुली प्रतिस्पर्धा में उस वक्त टिक नहीं पाते। ये तो उपलब्धियां हुई, लेकिन आलोचनाएं भी तो थीं। तो इन सब का निचोड़ क्या निकलता है? हाँ, आलोचनाएं भी गंभीर थीं। कई सरकारी उद्यम, जिन्हें पीएसईज कहते हैं, वो लगातार घाटे में चल रहे थे। उन्हें अक्षम माना जाने लगा। सरकार उन क्षेत्रों में भी बनी रही जहां निजी क्षेत्र आराम से काम कर सकता था, जैसे टेलीकॉम, होटल चलाना, यहाँ तक कि ब्रेड बनाना। वो मॉडर्न ब्रेड का उदाहरण है, जिसे बाद में निजी क्षेत्र को बेचना पड़ा। और लाइसेंस राज पर नौकरशाही, लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे। कहा गया कि उद्योगपति अपना ज्यादातर समय और संसाधन लाइसेंस जुगाड़ने में या मंत्रालयों के चक्कर काटने में लगाते थे, बजाय इसके कि वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुधारे। इसने कुछ फर्म्स को शायद ज्यादा कुशल बनने से रोका। और वो आयात प्रतिस्थापन नीति, विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने वाली, उसकी भी आलोचना हुई। कहा गया कि इसे जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक जारी रखा गया। जब घरेलू उद्योगों को पता था कि बाहर से कोई मुकाबला है ही नहीं, तो उन्होंने क्वालिटी सुधारने या कीमतें कम करने की ज्यादा परवाह नहीं की। भारतीय उपभोक्ताओं को वही खरीदना पड़ता था जो देश में बनता था, चाहे क्वालिटी कैसी भी हो, कीमत कितनी भी ज्यादा हो। बाजार एक तरह से कैप्टिव बन गया था। कंपटीशन न होने से उत्पादकों को बेहतर बनने का कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिला। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी तर्क था कि भाई जब तक अमीर देश अपने उद्योगों को प्रोटेक्शन देते हैं, विकासशील देशों को भी ऐसा करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में एक नजरिया ये भी था कि उनका पहला मकसद मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि देश का कल्याण करना है, विकास में योगदान देना है। इसलिए उनका मूल्यांकन सिर्फ मुनाफे या घाटे पर नहीं होना चाहिए, बल्कि इस आधार पर हो कि उन्होंने देश के विकास और लोगों की भलाई में कितना योगदान दिया। बिल्कुल। तो इन्हीं सब सफलताओं, विफलताओं, उपलब्धियों और आलोचनाओं के चलते 1990 के दशक की शुरुआत में ये महसूस किया गया कि आर्थिक नीति में अब बड़े बदलावों की जरूरत है। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, ये लाइसेंस राज, संरक्षणवाद की नीतियां, इन सब पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस हुई। तो संक्षेप में कहें तो 1950 से 1990 का दौर भारत के लिए एक तरह से नींव रखने जैसा था। कृषि में हरित क्रांति से आत्मनिर्भरता आई, जमींदारी जैसी पुरानी व्यवस्थाएं खत्म हुईं, देश का औद्योगिक आधार पहले से कहीं ज्यादा विविध और मजबूत हुआ। हाँ, लेकिन साथ ही सरकारी कंपनियों की अक्षमता और घाटे, लाइसेंस राज की जकड़न और उससे पनपा भ्रष्टाचार और जरूरत से ज्यादा संरक्षणवाद, जिसके कारण क्वालिटी में सुधार नहीं हुआ, ऐसी समस्याएं भी उभरीं। कृषि पर निर्भर आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रोजगार के लिए दूसरे क्षेत्रों में नहीं जा पाया। हमारी नीतियां ज्यादातर अंदर की ओर देखती रहीं और निर्यात बढ़ाने पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जिससे हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से पूरी तरह जुड़ नहीं पाए। और यही वो पृष्ठभूमि थी जिसने फिर 1991 के उन बड़े आर्थिक सुधारों की जमीन तैयार की, जिसके बारे में हम शायद किसी और सत्र में विस्तार से बात करेंगे। आज की चर्चा के बाद एक विचारणीय प्रश्न ये उठता है, क्या उस दौर में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था, सरकारी क्षेत्र के प्रभुत्व और आत्मनिर्भरता पर आधारित रणनीतियां अपनाई गईं, उनका कोई ऐसा लंबा ढांचागत असर है जो आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति या उसकी चुनौतियों में झलकता है? और क्या विकास के लक्ष्यों, खासकर ग्रोथ और समानता, इनके बीच संतुलन साधने का कोई और बेहतर तरीका हो सकता था, जिसे उस समय शायद अपनाया जा सकता था? इस पर जरूर सोचिएगा। बेहतरीन विश्लेषण, बहुत सी बातें साफ हुई। आज के लिए बस इतना ही। सुनते रहिए